दोस्तों आपका 16 जनवरी को कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, आप लोग लगातार कहने पर मैंने आपको सुपर फास्ट रिवीजन भी करा दिया है क्वेश्चन आंसर का। ओके, मैंने जिस वीडियो में आपको पिछली वीडियो में 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण, एक ही वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब कवर कर दिए हैं। वस्तुनिष्ठ बस रह गए थे, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन आंसर की तरह वस्तुनिष्ठ भी आप क्या है एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ, हर प्रकार के वस्तुनिष्ठ, आपके विकल्प वाले हो, चाहे एक शब्द एक वाक्य हो, ओके, और आपके सत्ता सही जोड़ियां, हर प्रकार के हम वस्तुनिष्ठ देख लेंगे और पूरे चैप्टर के मिक्स में आपको बताने वाला हूं जिस टाइप के आते हैं, और जितने क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं तो केवल प्री बोर्ड के लिए है, तो केवल प्री बोर्ड के लिए बस पढ़ना है। ये अगर अभी तैयार कर लेते हैं तो प्री बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों आप स्कोर करेंगे ही। मेन दोस्तों आपका एमपी बोर्ड का जो आपका पेपर है उसमें भी दोस्तों आप तबाही मचा देंगे, तो क्योंकि यही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से क्या है सभी वस्तुनिष्ठ को तैयार करते जाइएगा। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को क्या ध्यान से पानी देता है। यानी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है बोर्ड एग्जाम में तो लगातार आपको क्या बिना रुके अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे आपके सही विकल्प वाले। ओके, सही विकल्प वाले के क्वेश्चन में है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाया है। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये रेगिस्तान में आया था, बोर्ड एग्जाम में पहले आया तो रेगिस्तान में आया था। ओके, तो देखिए जो मैं आपको चीज बता रहा हूं तो वो आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब चाहे वो आपको रेगिस्तान में पूछे, सही जोड़ी में पूछे, एक वाक्य ने पूछे, किसी पार्ट से पूछे, आपको बता देना है। तो बस वो फैक्ट आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या हो जाएगी, बढ़ती है। अब कॉफी का मूल्य में वृद्धि हो रही तो चाय की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्थापन वस्तु है। मैंने आपको समझा चुका हूं कॉफी और चाय आपकी क्या है स्थापन वस्तु है, और स्थापन वस्तु क्या कहलाती है, अगर एक नहीं है तो जिससे हम क्या दूसरे से काम चला लें। लेकिन मान लीजिए क्या है कॉफी का मूल्य अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं क्या चाय में शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए चाय की मांग क्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ओके, तो मैं थोड़ा और जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझाते जा रहा हूँ। अवसर लागत है तो अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की लागत होती है। मैंने आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जब मैंने आपको बताया था उसमें मैंने अवसर लागत वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था एग्जांपल के साथ। ओके, कि आपको किस प्रकार से कि कहीं आपको 20,000 की सैलरी है और आपको मिल रही है, कहीं आपको काम करने पर 40,000 की सैलरी मिल रही है, तो आप कहाँ काम करेंगे, 40,000 जहां मिल रही है वहां काम करेंगे। तो 40,000 की नौकरी के लिए आपने क्या 20,000 का त्याग किया, वही आपकी क्या अवसर लागत कहलाती है। कि अगले श्रेष्ठ विकल्प के लिए आपका त्यागा हुआ लागत है वही आपकी अवसर लागत होगी। इस प्रकार से भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट है तो भाई अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत हमारी अवसर लागत है। ओके, समान कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो जैसे समान कीमत स्तर का अध्ययन हम क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की होता है। निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है, तो कि पूंजी का सीमांत क्षमता, ये हमारा निवेश का निर्धारक घटक है। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, तो घाटी का बजट बनाया जाता है। मुद्रा प्रसार रोकने के लिए घाटी का बजट बनता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से क्या संबंधित होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक परिवार का, एक कंपनी का, इस प्रकार से। क्योंकि व्यष्टि जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि यानी समूह में, पूरे समूह का हम क्या है मात्रा को गणना करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है उपयोगिता का संबंध होता है। तो उपयोगिता का संबंध होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से। उपयोगिता है क्या है, मानवीय आवश्यकता की जो पूर्ति है वही हमारी उपयोगिता कहलाती है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो स्थिर लागत है वो कभी भी क्या शून्य नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी डीवीसी में भी आपका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग हमारा क्या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ओके, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी हमारा कहलाता है क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉस के सिद्धांत का संबंध होता है। तो इसमें सभी है, ये प्रभावपूर्ण मांग से भी, बचत प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति से भी, इसलिए जो क्रॉस का सिद्धांत का है वो आपके सभी संबंधित हो गए। नेक्स्ट गैर कर आपका राजस्व है, इंपॉर्टेंट इस बार से क्वेश्चन भी आ चुका है। तो उधारी हमारा का गैर कर राजस्व होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति देख लीजिए। चाय तथा कॉफी डेटर्स वस्तुएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जस्ट इससे पहले भी मैंने आपको समझाया चाय और कॉफी वाला, क्योंकि तो ये कौन सी आपकी है स्थापन वस्तु है। स्थापन वस्तु कहलाती है। अगर एक नहीं मिल रहा है तो दूसरे से हम काम चला लेते हैं, वो स्थापन वस्तु है। जैसे कोको कोला पेप्सी हो जाता है तो ये भी आपके स्थापन वस्तु है। और इसके साथ पूरक वस्तु भी आपको क्लियर होनी चाहिए। पूरक वस्तु क्या है, जो ऐसी वस्तु है जो एक वस्तु दूसरी पर निर्भर होते हैं। जैसे कार और पेट्रोल का संबंध है तो वो आपको पूरक वस्तु के संबंध में जाएगा। पेन और स्याही के संबंध है तो वो भी आपका पूरक वस्तु में है। बैट बॉल का संबंध है तो इस पर, जिसमें एक वस्तु दूसरे पर निर्भर है वो आपको क्या है पूरक वस्तु में जाता है। और स्थापन वस्तु में एक नहीं मिल रहा तो दूसरे से हम काम चला लें इस टाइप से। ओके, जैसे वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। ओके, जो क्या
आय लाए, ओके, आय का सृजन करें, आय बनाए, वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उत्पादन के सभी साधन डेड में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो दीर्घकाल में परिवर्तित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन डेड अर्थशास्त्र में किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय पूरे देश की आय की बात हो रही है, पूरे देश की ज्यादा रहते आ रही है, समूह की इतनी बड़ी बात हो रही है, समष्टि अर्थशास्त्र में जाएगा। इस बार से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अभी आपके पास समय है, बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर अलग से क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस मतलब करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मतलब कंप्लीट मटेरियल तैयारी करना चाहते हैं, तो पीडीएफ मटेरियल लेना चाहते हैं, 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके नाम मात्र की फीस में पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से क्या है 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे अर्थशास्त्र के पेपर में। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना डेडेस होती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वार्षिक होती है, पूरे वर्ष में एक बार होती है, इस बार या प्रति वर्ष होती है। किस का रोजगार सिद्धांत डेडेस पर निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग में इंपॉर्टेंट है, जो किस का रोजगार सिद्धांत है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर होता है। विनिमय का माध्यम डेडेस का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का कार्य, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम, मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम। अभी हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य डेडेस है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम। ओके, तो इस प्रकार से घुमा भी जा सकता है। ओके, कुल उपयोगिता डेडेस उपयोगिता का योग होती है, तो समस्त उपयोगिता का योग होती है। उत्पादन के साधन डेडेस होते हैं, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर उत्पादन के 5 साधन नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी क्या है 1-2 साल पहले अभी बोर्ड एग्जाम में अभी आया था, तो याद होना चाहिए उत्पादन के 5 साधन। जिन विद्यार्थियों की याद है जस्ट कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कीजिए उत्पादन के 5 साधन। जैसे समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर डेडेस पाई जाती है, तो निर्भरता पाई जाती है। व्यय विधि को डेडेस विधि कहते हैं, उपभोग या विनियोग विधि कहते हैं। जीएसटी की मानक दरें डेडेस है, तो जीएसटी 0% या 3%, 5, 12, 18, 28 ये क्या है मानक दर होती है, 6 मानक दर होंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य असत की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 2 अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि नहीं काटते। ओके, नेक्स्ट स्थिर लागत को पूरा लागत भी कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे आर्थिक एजेंडा से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों के या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर को क्या फोरेक्स दर भी कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, तो असत्य हो जाएगा। ये गिफिनी वस्तु ऐसी है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ओके, याद रखना कि गिफिन वस्तु में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट समान वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र बढ़ते ढाल वाला होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, बिल्कुल आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओके, ऐसा नहीं कि रोजगार का संतुलन मतलब कि एकदम बेरोजगारी खत्म हो जाए, इसमें फिर भी क्या कुछ श्रमिक क्या बेरोजगार हो सकते हैं। जिस बिंदु पर सामयिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है सत्य सत्य। अब एक बार हम क्या एक शब्द एक वाक्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, तो पूर्ण संतुष्टि की बात क्या है, अगले स्तर की बात क्या है, जो सीमांत उपयोगिता में होती है वो क्या है आपकी ऋणात्मक होने लगती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने में कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सीमांक आगम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको अच्छे समझाया भी था। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखिएगा, जिसमें आप टॉप 50 वाली क्वेश्चन आंसर आपके फास्ट ओके आपका सुपर फास्ट उसमें रिवीजन कराए, 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक वाले सभी एकदम तैयार करते जाइएगा, और यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाले, कुछ अलग से नहीं रहता है। और भी कुछ अलग से होंगे तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम तो आराम से एक एक क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 में हुई थी। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो योजनागत निवेश का मूल्य प्रत्याशित निवेश हमारा कहलाता है। नेक्स्ट त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देनों की भूल चूक को सुधारने के लिए अदायगी संतुलन यानी BOP का क्या तीसरा अवयव हमारा त्रुटि या लोप है। जैसे एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग क्या होगा है, कुल उपयोगिता कहलाती है। अगर हमें क्या है एक वस्तु से जितनी भी इकाइयों से क्या है जो उपयोगिता प्राप्त हो उनका योग करते हैं तो कुल उपयोगिता कहलाएगी। पूरी प्रतियोगिता में एक फर्म का साम क्या होता है, तो मांग और पूर्ति संतुलन बिंदु पर होता है। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा। ओके, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सभी सिलेक्टेड है। ओके, सभी मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ये क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, तो अच्छे से आपको तैयार करना है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके। घिसावट व्यय
का एक अन्य नाम क्या है, तो घिसावट व्यय को क्या है, मूल्यह्रास कहते हैं। ओके, ये फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मूल्यह्रास का अन्य नाम बताइए, तो घिसावट व्यय। ओके, तो याद रखना है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट या महंगाई बढ़ना या वस्तुओं या अथवा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, ये हमारे क्या मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट है श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, तो श्रम की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रा के आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों को निवारण किया, तो वस्तु विनिमय की प्रणाली। पहले समय क्या है, मुद्रा चलती नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो बहुत सारी इसमें समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली में मैंने आपको समझाई, मॉडल पेपर के जो आपको सॉल्यूशन मैंने बताया इकोनॉमिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन था कि वस्तु विनिमय प्रणाली से कौन कौन सी समस्याएं थी, तब मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, उनको सबने दूर कर दी जब क्या पैसा आ गया, मुद्रा आ गया। ओके, अब दोस्तों हम एक बार सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बार से दिया हुआ है, देखिए बजट रेखा की विमात्रता तो ये होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। कुल उत्पादकता हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु तथा सेवाओं का कुल मात्रा हमारा क्या है, कुल उत्पादन कहलाता है। बाजार संतुलन, तो बाजार संतुलन क्या है, बाजार मांग और क्या है इक्वल टू होना चाहिए बाजार पूर्ति, तो ये हमारा क्या बाजार संतुलन कहलाएगा। किन्स का आय विश्लेषण, तो किन्स का दोस्तों हमारा आय विश्लेषण क्या अल्पकालीन है। एपीसी, तो एपीसी दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या है, C/Y। नेक्स्ट है बजट का उद्देश्य, तो बजट का उद्देश्य हमारा दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप हिसाब देता। शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा NDP, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और सही जोड़ी देखते हैं, पूरक वस्तुएं। देखिए कार एवं पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुएं। मैंने आपको समझाई दिया, कई बार मैं जितनी बार बताता हूँ वैसे बता देता हूँ। रीजन यही है, मैं उन चीजों को ज्यादा फोकस करता हूँ जो आपके हमेशा आने ही है। जैसे स्थापन वस्तु पूरक वस्तुओं से वस्तु आपका बनता ही है, क्वेश्चन आंसर ही बन जाता है। ओके, तो पूरक वस्तु क्या है, जो एक दूसरे पर निर्भर, कार और पेट्रोल पर। ओके, जैसे आपका पेन और हो जाता स्याही हो जाता, पेन और स्याही पर हो जाता है, साथ ही बैट बॉल हो जाता, तो इस पार्ट से सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, तो सीमांत उत्पादन हमारा क्या है, MP हो जाएगा, MP सीमांत उत्पादन। ओके, बाजार मूल्य की अवधि, तो ये हो जाएगा अति अल्पकालीन होती है। केंद्रीय समस्या, ओके, तुम्हारी केंद्रीय समस्या हमारा क्या हो जाएगा, तो मुख्यतः तीन होती है। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया था सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है, तो 3 कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं अर्थशास्त्र की, कमेंट बॉक्स में जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। स्टॉक, तो स्टॉक आप दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका निश्चित समय। व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, तो ये दृश्य मध्य है। भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन हो जाएगा हमारा आदर्श मध्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्यापार संतुलन दृश्य मध्य और भुगतान संतुलन दोस्तों आपका होता है आदर्श मध्य। ओके, याद करके, ये जो आपको याद करके भी रखना है रीजन कि अब सीधे पूछ लिया भुगतान, इस बार से क्वेश्चन कई बार आ चुका है एक वाक्य में, भुगतान संतुलन किस प्रकार की मध्य है, तो इस प्रकार से तो आदर्श मध्य। तो ओके, आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों हम और सही विकल्प की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जो आपके एडम स्मिथ है इन्हें क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध है, 3 आपके पॉइंट है, तीनों पॉइंट याद रखे रखिएगा। क्वेश्चन आंसर अक्सर आता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध लिखिए। ओके, तो याद रखे रखना है। तो जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, याद करके रखना है। जैसे आपका स्थापन वस्तु पूरक वस्तु वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो कुछ ऐसे फिक्स पैटर्न है जो आपको क्या माइंड सेट में करना पड़ेगा। ओके, आगे नेक्स्ट, एक फर्म का उत्पादन फलन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगतों एवं निर्गतों में क्या संबंध होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो समग्र का, समग्र यानी संपूर्ण चीज का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता तो उसमें व्यक्तिगत इकाई का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत इकाई का, इन सबका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र यानी संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है। MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ओके, याद रखिएगा सभी। तो आगे देख लेते हैं। काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत लगी, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं विद्यार्थियों ने समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त माना जाता है, घाटे का बजट है, विकासशील राष्ट्रों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, तो देखिए अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या होती है। ओके, तो ये आपके उपयोग सभी, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का विवरण कैसे हो, तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अनादिमान या तटस्थता वक्र होता है, तो क्या होता है, वो राइट आंसर मूल बिंदु की ओर उन्नतोर होता है। नेक्स्ट, अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है, तो इसका राइट आंसर परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है अल्पकाल में उत्पादन फलन में। ओके, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है आपका डेल C अपॉन हो जाएगा डेल Y, तो पहला वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा यानी फॉर्मूला एक बार से अपना सत्य हो जाता है, K इक्वल टू होता है 1/MPS होता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में बजट पेश करता है, तो वित्त मंत्री होता है वो क्या संसद में बजट पेश करता है। रेगिस्तान की ओर देख लेते पूर्ति। पूंजी अर्थशास्त्र में प्रत्येक
व्यवसायी को अपने लाभ को एडजस्ट करना पड़ता है, अधिकतम करना पड़ता है। ओके, वस्तुनिष्ठ में आपको नहीं ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ ऐसे तो फिक्स है नहीं है, यही आएगा, इसलिए लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो हर प्रकार के आते हैं उनकी आपको लगातार एकदम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती हुए। आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटा देता है, जो निम्न स्तरीय वस्तु होता है। भाई जब आय बढ़ने पर यानी जब उपभोक्ता होता है वो अमीर हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो वो क्या है, वो निम्न स्तरीय वस्तु नहीं खाएंगे। और निम्न स्तरीय वस्तु क्या कहलाता है? ओके, जैसे शुद्ध घी और डालडा है, तो डालडा यहाँ क्या निम्न स्तरीय वस्तु है। ओके, शुद्ध घी अच्छे क्वालिटी वाला है, उच्च लोगों का खाना है। ओके, तो इसलिए जब उपभोक्ता के पास पैसे नहीं होंगे तो वो डालडा से काम चलाएगा, जब पैसे आ जाएंगे तो वही कहेगा मैं शुद्ध घी खाऊंगा, डालडा क्यों खाऊं, यानी निम्न स्तरीय वस्तु की लूं। इस टाइप से। नेक्स्ट है सीमांत संप्राप्ति, संप्राप्ति का परिवर्तन की दर है, तो ये आपकी कुल संप्राप्ति की परिवर्तन की दर है। विजातीय समूह की समस्या अर्थव्यवस्था की समस्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या होती है विजातीय समूह की समस्या। कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना डेडेस विधि से की जाती है, तो मजदूरी आय गणना से। समग्र आय एवं समग्र पूर्ति का अंतर कहलाता है हमारा स्फीति अंतराल। छोटे छोटे चरों का अध्ययन डेडेस अर्थशास्त्र में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग लोच डेडेस होती है, तो हमेशा क्या धनात्मक होती है। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए क्या है त्यागनी पड़ती है। अवसर लागत मैंने आपको समझाया कि क्या है वो अवसर लागत होती क्या है, जो हमें क्या है जो नई वस्तु पहली वस्तु को प्राप्त करने के लिए ओके या उच्च वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को हमें त्यागना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल क्या बताता हूँ कि अगर आपके क्या है आपको नौकरी कर रहे हैं, ओके कहीं काम कर रहे हैं, एक जगह 30,000 मिलने के बाद 40,000 मिलेंगे, तो आप 40,000 जगह वाले एरिया में काम करेंगे, तो इसमें आपने 30,000 वाली नौकरी को छोड़ा है, तो वही आपकी क्या त्यागना पड़ा आपको, तो वही आपकी अवसर लागत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेड संपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित, तो समष्टि होता है, समष्टि यानी संपूर्ण, व्यष्टि यानी इकाई एक। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए तो क्या अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य का क्या प्रयोग किया जाता है। M1 और M2 मुद्रा कहलाती है, संकुचित मुद्रा कहलाती है। सत्ता देख लेते हैं। एक वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तु कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूरक वस्तु में क्या एक से दूसरे बदले के हम प्रयोग करें तो वो आपके स्थापन वस्तु कहलाता है। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी ले लें, कॉफी के स्थान पर चाय ले लें, कोको कोला ना मिले तो पेप्सी से काम चला लें, ओके तो इस टाइप से। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्थापन वस्तु। यहाँ तो लिखेगा पूरक वस्तु है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगर लिखता है एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर होता है, तो वो आपका हो सकता है पूरक वस्तु के इस टाइप से। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। वस्तु की समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, ये भी सत्य हो जाएगा। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। लॉटरी से अगर जो आय प्राप्त हो रही है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगी। उपभोग फलन आय तथा बचत के में संबंध की व्याख्या करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट व्यापार शेष का संबंध व्यापार के केवल दृश्य मदों से होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके जैसे कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि कीमत और मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, किसी वस्तु की कीमत घट जाती है मांग बढ़ जाती है, इस टाइप से। जैसे अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच विपरीत संबंध होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो न्यून मांग की दशा है वही आपकी अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है। आय का या तो उपभोग कर लिया जाता है या निवेश कर दिया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। बजट रेखा का दूसरा नाम, तो बजट रेखा को क्या कीमत रेखा भी कहते हैं। बाजार में एक वस्तु के क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या है क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या होती है। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो लोचदार होती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधियों से की जाती है, तो उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से सबसे की जाती है। कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो व्यावसायिक बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी, तो किन्स ने दी। व्यापार शेष में कौन सी मदद शामिल होती है, दृश्य मदद शामिल होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक लोचदार होती है। जो विलासित वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। टमाटर का बाजार किस प्रकार का बाजार का उदाहरण है, अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण होता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना समानता कितने वर्ष में की जाती है, तो 1 वर्ष में की जाती है, हर वर्ष की जाती है मतलब। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, तो ये क्या है JB ने कहा था। नेक्स्ट लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, तो मांग और पूर्ति करती है। अब हम सही जोड़ की और प्रैक्टिस करते हैं। स्थिर निम्न कोटि या निम्न स्तरीय वस्तुएं, ये हमारा क्या हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। जैसे मोटे अनाज ये क्या है हमारी निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट स्थिर लागत, तो स्थिर लागत FC हो जाएगा। वस्तु की मांग हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या
उपभोक्ता द्वारा मूल्यह्रास हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रतिस्थापन व्यय। ओके, इसके बाद दोस्तों सामायिक पूर्ति, तो सामायिक पूर्ति हो जाएगा हमारा समष्टि अवधारणा। कर राजस्व, तो कर राजस्व हो जाएगा दोस्तों हमारा राजस्व प्राप्ति। इसके बाद है एमपीएस, तो ये हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके आगे दोस्तों हमारा बिलोजदार मांग, तो बिलोजदार मांग हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होना चाहिए आवश्यकता की वस्तुएं। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत, तो परिवर्तनशील लागत हमारा क्या हो जाएगा, भीसी हो जाएगा। ओके, बाकी ओके आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोड जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपके कोर्स को जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, 2 अंक वाले 3 अंक वाले अलग से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही दोस्तों अलग से आपकी वस्तुनिष्ठ पे आके रहेंगे, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब अच्छी तैयारी कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों गारंटी साथ दोस्तों आप क्या है 80 में 80 स्कोर पर आएंगे अर्थशास्त्र के पेपर में। ओके, तो कोर्स को जरूर जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट हमारे मजदूरी दर का निर्धारण, तो मजदूरी दर का निर्धारण क्या होता है, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति पर ये निर्धारण होता है मजदूरी दर। ओके, नेक्स्ट अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम वस्तुएं जो होती है भौतिक पूर्ति स्टॉक होती है। बचत हो दोस्तों हमारा हो जाएगा आय उपभोग। इसके बाद दोस्तों हमारा आपका उधार लेना, तो उधार लेना दोस्तों हमारा हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। फिर है चालू खाते की मदें, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आयात निर्यात। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दी है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम है, अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हो, मतलब कुछ भी आपके पास 1-2 हफ्ते बचे हुए बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके, आपको पूरा मटेरियल अच्छे से मिल जाता है। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर पूरा कोर्स आप ले लीजिएगा, तो पूरा आपको वह मटेरियल दिया जाएगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।